अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है अल्केन के रिएक्शंस को हमने देखना है। हमने पिछले 3-4 लेक्चर्स में अल्केन की प्रिपरेशंस को देखा था और अल्केन्स की हमने रिएक्टिविटी को और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखा था। तो आज जो हम अल्केन के रिएक्शंस को देखेंगे, देन उसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, इसकी हेलोजिनेशन को हमने देखना है। इस रिएक्शन के अंदर से ही एक टॉपिक है, और फिर उसके बाद हम अल्कीन की प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शंस और फिर अल्काइन की करेंगे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है आज। सबसे पहले हमने कंबशन को देखना है कि कंबशन क्या होती है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन को देखना है। ऑक्सीडेशन में भी हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को देखना है, और फिर लास्ट में हमने नाइट्रेशन को देखना है। और इसका एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा हेलोजिनेशन, और उसको हम कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है जी कंबशन। अब कंबशन क्या होती है बेसिकली कि किसी भी चीज़ का जलना। ठीक है जी, तो अल्केन का जो जलना होगा उसे हम अल्केन की कंबशन कहेंगे। तो अल्केन की कंबशन बेसिकली होती कैसे है कि कोई भी हमने सिंपल मीथेन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, CH4 और प्लस इसके साथ हम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर मतलब फ्लेम देना पड़ेगा। अब वो फ्लेम क्यों देते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो CH4 और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और पानी बन जाता है, और साथ में जो है हीट निकलती है। अब हीट कितनी निकलती है, अगर एक मीथेन का मॉलिक्यूल है तो वहाँ से 891 किलो जूल पर मोल, एक मोल के अंदर से कितनी एनर्जी निकलेगी, 891 किलो जूल निकलेगी। ठीक है जी, तो अगर एक मीथेन का मॉलिक्यूल अगर मतलब दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा और दो वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में इनॉर्मस अमाउंट के अंदर हीट निकलेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। मतलब किसी चीज़ के ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें फ्लेम देना पड़ता है। अब ये फ्लेम क्या है, फ्लेम या स्पार्क किसी मदद से, हालांकि इसके अंदर हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो खुद ब खुद होना चाहिए क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन इसको स्टार्ट करवाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी वगैरह जो जलती हैं हमारे घरों के अंदर, तो पहले जो है हम खुद आग लगाते हैं माचिस के साथ या किसी और तरीके से। हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, खुद आग लगाते हैं, देन उसके बाद जब आग लग जाती है तो वो खुद ब खुद आगे प्रोसेस जारी रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब मीथेन होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद रिएक्ट नहीं कर पाती, हमें उसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, फ्लेम की सूरत में, आइदर स्पार्क की सूरत में। तो वो जो स्पार्क या जो फ्लेम है वो क्या कर रही है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लास्ट चैप्टर जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया होगा, या बायो वाले हैं तो वहाँ पर भी इंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह जो है वो डिस्कस की होगी आपने। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए, मतलब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए एक थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है, और उसे एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। वो फ्लेम की सूरत में हो सकती है, आइदर स्पार्क की सूरत में हो सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, वो कहेगा कि ये जो प्रोसेस है ये इंजन्स के अंदर, ऑटोमोबाइल के जो इंजन होते हैं उनके अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है। वहाँ पर भी क्या होता है, कोई भी जो फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और स्मूथली बर्न होता है, और वहाँ से हीट निकलती है, और जिसकी वजह से आपकी ऑटोमोबाइल, कोई सी भी बाइक, मोटरसाइकिल या गाड़ियाँ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। क्लियर हो जाएगी बात। ये था हमारे पास कंबशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडेशन के बारे में देखना है। अब ऑक्सीडेशन आइदर कैन बी ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं ये हम देख लेते हैं। तो इनकम्प्लीट जो है ना, कंबशन से ही निकला है कि अगर कंबशन सही तरीके से ना हो तो इनकम्प्लीट हो जाएगी। अब इनकम्प्लीट कैसे होती है ये हम देख लेते हैं
कि 3CH4 मालिक्यूल ले लें और 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल ले लें, तो क्या होगा कि 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद और एक कार्बन यहाँ से जो बच गया है वो कार्बन ब्लैक बन जाएगा, और साथ में जो है वो क्या बनेगा, वाटर के मालिक्यूल। अब वाटर के मालिक्यूल कितने निकलेंगे, 3 4 कितना होता है 12, तो 12 का कितना वाटर मालिक्यूल बनेंगे H2O, तो यहाँ पर अगर 6 लगाएं तो 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 12 वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे। अगर हम ऑक्सीजन को स्टेबल करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखें तो 4 2 8। ठीक है जी। तो 8 ही ऑक्सीजन है और कार्बन भी 3 है, तो 3 है, और बाकी सारे हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया है। तो इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन कम मिकदार के अंदर होती है। जब कम मिकदार के अंदर होती है तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का मालिक्यूल नहीं बनता, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर का मालिक्यूल और साथ में कार्बन ब्लैक बन जाता है। ठीक है जी। और कार्बन ब्लैक को हम प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होगा। तो आगे चल के हम जब यूजेस करेंगे तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि इसको हम प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये जो हालांकि अगर हम देखें रिएक्शन की तरफ, तो हमारे पास अगर आप मतलब वैसे देखोगे कि यहाँ पर 4 मालिक्यूल है और यहाँ पर 2 मालिक्यूल है, तो आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है जी, एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। लेकिन आपने देखना है कि रिएक्टेंट की जो आपस में रेशो है उसको आपने देखना है, उसके लिहाज से ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मीथेन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है 1:2 की है, मतलब 1 मोल मीथेन का है और साथ में 2 मोल किस चीज़ के है, ऑक्सीजन के है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 3:4 है। ठीक है जी, 3:4 है। तो डेफिनेटली अगर 2 को देखेंगे तो 2 ज़्यादा है 1 के लिहाज से, मतलब ये डबल ही हो गया है। लेकिन जो 3:4 की रेशो है उसके अंदर डबल की अगर हम देखेंगे तो 3 का डबल जो है वो 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो मतलब ये मीथेन के लिहाज से मतलब कम है। क्लियर हो रही है बात। इस रिएक्शन के अंदर डबल था लेकिन इसके अंदर डबल नहीं है, डबल से कम है, इसलिए ऑक्सीजन कम है। और ऑक्सीजन कम होने की सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और यहाँ पर थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकल जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। ये था हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट जो हमने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और नेक्स्ट हमने देखना है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है वो हमारे पास उसके अंदर कंडीशंस जो होती है वो होती है हाई टेम्परेचर और साथ में हाई प्रेशर भी होता है, और साथ में हमारे पास कैटालिटिक है तो कोई ना कोई कैटालिस्ट भी मौजूद होगा। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ में कैटालिस्ट होगा। अब कैटालिस्ट जो है वो अमूमन तौर पे हम कॉपर को लेते हैं, और जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो आपने देख लेना है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो होता क्या है बेसिकली, जब मीथेन की फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो CH4, और जब इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर जो है कॉपर होगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो होगा क्या कि यहाँ से मेथानॉल जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथानॉल, मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो मेथानॉल जो है फर्दर रिएक्शन करेगा। ठीक है जी, CH3OH, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन कैटालिटिक दोबारा होगी, यहाँ पर कॉपर फिर दोबारा, और यहाँ पर टेम्परेचर भी 400 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम टू सेम ही रखना है। और यहाँ पर जो है हमारे पास बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बन जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और बाकी जो चीज़ है वो यहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या निकलेगा? जो चीज़ निकल रही है, मतलब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, और साथ में यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है जी, ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, तो फॉर्मल्डिहाइड मज़ीद जो है वो रिएक्शन करेगा
HCHO, ठीक है जी। और कैटालिटिक इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये Cu, और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम रख रहा है। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बना देगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी, फॉर्मिक एसिड बना देगा। अब फॉर्मिक एसिड की मजीद जो है ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है जी। जब फॉर्मिक एसिड की मजीद ऑक्सीडेशन होगी, वही कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, सारी चीज़ें सेम रखनी है आपने, मतलब कॉपर और टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखेंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा और दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और वाटर बन जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछ ले कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो मेथनॉल बन सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन सकता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसे हम दूसरे लफ्ज़ों के अंदर यहाँ से अगर हम देखें तो फैटी एसिड्स भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड जो है वो हम सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेजिटेबल ऑयल वगैरह की जो इंडस्ट्रीज है उनके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। मेथनॉल के साथ मीथेन के साथ आपने मेथनॉल बनाया, फिर मेथनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाया, और फॉर्मिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। और यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड है वहाँ पर इसको हम फैटी एसिड्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हायर हो गए, ठीक है जी, हायर अल्कीन्स हो गए तो उसको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। और फैटी एसिड्स को हम किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सोप इंडस्ट्रीज़ के अंदर और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में जो है एक छोटा सा रिएक्शन रह गया, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या होता है, मीथेन के अंदर या अल्केन के अंदर, ठीक है जी, कोई भी अल्केन है उसके अंदर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें हम नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है जी, मतलब रिप्लेस कर दें। क्या चीज़, अल्केन के अंदर से जो हाइड्रोजन ग्रुप है उस हाइड्रोजन ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रेशन कहेंगे, ठीक है जी। तो ये ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर होती है। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और इसके लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है, डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड चाहिए होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप वहीं से आएगा। तो हमारे पास कोई भी अल्केन है CH3H, अब यहाँ पर हम CH4 ही ले लेते हैं, मीथेन, ठीक है जी। तो यहाँ पर HONO2 इस तरह बना लेते हैं, ठीक है जी। ये भी नाइट्रिक एसिड ही है, मतलब खोल के लिख दिया है। यहाँ पर मीथेन है तो थोड़ा सा खोल के लिख दिया है, सेम वही है, ठीक है जी। तो जो टेम्परेचर है वो कितना रखना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या रखना है, टेम्परेचर। मतलब ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर जब हम करेंगे इसको तो क्या होगा कि ये OH और ये H जो है ना मिलके क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा CH3, और ये जो है ना नाइट्रो ग्रुप बन गया है, ठीक है जी। अब ये जो नाइट्रो अल्केन्स हैं, मतलब कोई सा भी अल्केन बन सकता है ना, ये तो नाइट्रोमीथेन बना है, मतलब इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है। तो सेम प्रोसीजर है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो नाइट्रो अल्केन्स है ये बहुत से फ्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। किसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फ्यूज़, सॉल्वेंट्स, ठीक है जी, और ETC, मतलब बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, फ्यूज़ और सॉल्वेंट के तौर पर मेन है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रिएक्शंस के अंदर हमने 3 रिएक्शंस को डिस्कस किया है, बेसिकली कंबशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन को हमने देखना है, ठीक है जी। अब कंबशन, नाइट्रेशन और कंबशन, ऑक्सीडेशन और नाइट्रेशन को देख लिया है, और लास्ट में जो हमने हेलोजिनेशन को देखना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो कंबशन के अंदर हमने देखा है कि मीथेन और ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, और फ्लेम या स्पार्क चाहिए होता है, और उसमें जो एनॉर्मस अमाउंट के अंदर हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है जी। और ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है। और कंबशन की हमने तारीफ भी की थी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज़ का जो जलना होता है, बर्निंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। फिर उसके बाद है जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि जो रेशो होती है उसके लिहाज से ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब जैसे कंबशन के अंदर हमारे पास डबल अमाउंट के अंदर क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तब जाके कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है या कंप्लीट कंबशन होती है।
लेकिन यहाँ पर जो है डबल अमाउंट के अंदर नहीं मिलता। अगर डबल होता तो यहाँ पर 3 2 6 जो है ना मोल होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, लेकिन ये डबल नहीं होता, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और वाटर मॉलिक्यूल और थोड़ी सी वो जो हीट है वो निकलती है। फिर उसके बाद है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं और यहाँ से जो निकलता है मेथनॉल निकलता है। ठीक है जी, मीथेन से सबसे पहले क्या निकलेगा, मेथनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मिक एसिड और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। और ये जो फॉर्मिक एसिड है अगर हायर अल्केन्स होंगे तो यहाँ से फैटी एसिड्स निकलते हैं और फैटी एसिड्स को हम वेजिटेबल ऑयल या सोप इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। और ये ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है तो उसके अंदर ये होती है। तो प्रोसीजर मैंने आपको रिएक्शन आपको लिख के दिखा दिया है कि मतलब नाइट्रिक एसिड जो है और हमारे पास अल्केन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। और ये जो नाइट्रो अल्केन्स है ये फ्यूज और सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, ये था हमारे पास अल्केन्स के रिएक्शन। इसका पार्ट B जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।